हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखा जाए तो यह चैप्टर कोई बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा चैप्टर है, चुटकियों में हल कर लेंगे। वीडियो में आ गए हैं तो बने रहिए एंड तक। हम इस वीडियो में इस चैप्टर्स के दोनों एक्सरसाइज कवर अप कर लेंगे और यह होगा आपके लिए सब्जेक्टिव, यानी कि सभी को हम हल करके दिखाएंगे। लेकिन इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो आएगा, उसे भी आप जरूर देखेंगे। तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का भी हमने ऐसा ही किया। पहले हमने चीज़ों को समझा, कॉन्सेप्ट को समझा और फिर प्रश्नावली को हल किया और उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपके बीच लेकर आया। काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट रहा उसमें। इसी तरह प्यार बनाए रखिए और चैनल से जुड़े रहिए। एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। वीडियो को पूरा अगर आप देखते हैं तो कोई भी अगर क्वेरी हो तो व्हाट्सएप का ग्रुप नीचे दिया हुआ है, आप उसमें हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे बेझिझक अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो चलिए, प्रश्नावली में आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर्स के हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे कैसे समझेंगे। आइए तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। टोटल दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने टोटल 3 कॉन्सेप्ट को लिया है और तीनों कॉन्सेप्ट में दोनों प्रश्नावली आपके खत्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे आएंगे और कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है, चर के रूप में समीकरण। कि चर के रूप में समीकरण होते हैं। चलिए रफ में कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं। एक होता है चर और एक होता है अचर। चर किसे कहते हैं, जितने भी ABCD हैं अल्फाबेट्स, जैसे X Y and Z, ABCDEFGHIJKLM, मतलब A to Z, सारी ये चीज़ों को कहते हैं चर। अचर किसे कहते हैं, जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेकर के 100 तक एंड अबव, उसके अनंत तक, ये सब अचर कहलाते हैं। 1 2 3 4 5, मतलब सारे नंबर को आप अचर बोल सकते हैं और सारे अल्फ़ाबेट को आप चर बोल सकते हैं। बस चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है एक चर वाला समीकरण। ओके, क्वेश्चंस क्या है, चैप्टर्स का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम ये समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण तो ठीक है, एक चर वाले समीकरण क्या है भाई। एक चर वाला रैखिक समीकरण कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, 3x, 4x, 4z और यहाँ प्लस 0 प्लस 4x, 4x प्लस 2 माइनस 9x प्लस 5। इन जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको दिखाया उसमें से आप एक बात कॉमन रखेंगे कि ABCD को आपको पकड़ना है। चर का मतलब क्या होता है, ABCD, है ना। चर का मतलब ABCD। तो आप ये देखिए इस वाले में कितने ABCD हैं, ओनली X, इसमें ओनली Y, इसमें ओनली X, इसमें ओनली Z। ये दो दिख रहे हैं लेकिन ABCD वाला भाग कितना है, तो ओनली एक है X। इसमें भी दो दिखाई दे रहे हैं, ABCD वाला भाग कितना है, ओनली एक, ओनली X। इसमें भी देखिए माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है, इसमें बस नंबर का भी कोई रोल नहीं है। चर पूछा है मतलब आपको ABCD ढूंढना है। तो यहाँ पर ABCD XYZ में ओनली X है, मतलब ये सब सारी चीजें एक चर वाली समीकरण है। आई बात समझ में। चलिए अब दो चर वाले समीकरण का मतलब क्या होता है भाई, तो दो चर वाले समीकरण में क्या होता है ना, X Y दो चीजें हैं। देखिए X Y बराबर में 4, 2x प्लस 3y बराबर 4, ये पूरा समीकरण है। लेकिन ये दो चर वाला है, कैसे पता करेंगे, क्योंकि इसमें दो चर है, 1 2, दो वाला ABCD है, हो गया। ये वाला देखिए 5x प्लस 3y बराबर 0, तो यहाँ पर ये कैसे पता करेंगे, एक चर ये हुआ और दूसरा चर ये हो गया। ये कैसे पता करेंगे, देखिए माइनस प्लस कोई रोल नहीं करेगा यहाँ पे, 5y माइनस 2z प्लस 4। आई बात समझ में। तो इजी है। आप देखिए अल्फाबेट कितने, एक अल्फाबेट है तो एक चर वाला, दो अल्फाबेट है तो दो चर वाला। चलिए इसी तरह से हम तीन चर वाले को समझ लेते हैं, इससे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाला समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, ये कितने चर वाले हैं पता करेंगे। तो देखिए एक तो X है, Y है, Z है, इसका मतलब 3 ठो अल्फाबेट है तो 3 चर वाला हो गया। इसमें आएंगे हम ऐसे, Y है, Z है, X है, 3 अल्फाबेट है, 3 चर वाला समीकरण हो गया। माइनस 4x माइनस 5y प्लस Z, X Y Z, 3 अल्फाबेट है, 3 चर वाला हो गया, बात खत्म। बस ऐसे ही आपको पकड़ना है कि कौन सा कौन चर वाला है, हो गया। चलिए माइनस प्लस हो बराबर हो कुछ नहीं देखना, बस समीकरण में, एक समीकरण में कितने अल्फाबेट हैं, जितने अल्फाबेट उतने चर वाले समीकरण। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 ये हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट 2 पे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 में हल के रूप में समीकरण को देखा जाता है। कॉन्सेप्ट 1 में क्या था, चर के रूप में समीकरण। तो चर के रूप में समीकरण हम 3 प्रकार से देख लिए हैं।
अगर 4 समीकरण 4 अल्फाबेट रहते तो 4 चर वाला समीकरण हो जाता, लेकिन 3 ही तक काफ़ी है, 3 तक इनफ है आपके 9th क्लास के हिसाब से। अब आइए कॉन्सेप्ट 2 में चलते हैं। कॉन्सेप्ट 2 कहता है हल के रूप में समीकरण। तो कैसे होते हैं भाई हल के रूप में समीकरण? पहला क्या है, एक चर वाले समीकरण का हल कैसा होता है। ओके, तो देखिए एक चर वाले समीकरण का 3 प्रकार का हल होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक हल होता है, केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। मतलब ये क्वेश्चंस में पूछेगा कि एक चर वाले समीकरण के कितने हल होते हैं, तो ऑप्शंस में ये तीनों में से कोई एक रहेगा, या तो एक हल होता है, या केवल एक हल होता है, और अद्वितीय हल होता है। अभी जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ये चीज पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए ओके, अब एक और क्या है, दो चर वाले समीकरण का अनेक हल होता है। ये याद कर लेना है, एक चर वाले समीकरण का एक हल होता है, केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। दो चर वाले समीकरण का अनेक हल होता है। फिर आगे है अनंत हल होता है। फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। 3 चीज कुछ भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट 3 पे चलते हैं। ये है कॉन्सेप्ट 3। कॉन्सेप्ट 3 कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल या व्यापक रूप। आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल या व्यापक रूप क्या होगा? पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब इस प्रकार से होगा। यहाँ प्लस या माइनस हो सकता है, नो मैटर। ओके, चलिए तो ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, मतलब x और y दिखाई देगा, बाकी ये जो a है, b है, c है, ये नंबर को दर्शाएगा। ओके, चलिए नोट, यहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0 एंड b बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें a बराबर 0 नहीं रख सकते हैं और b बराबर 0 नहीं रख सकते हैं। बाकी आप -1 रख दीजिए, -2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, एंड देन कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 0 a और b बराबर नहीं रख सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि a अगर 0 से गुना होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, b 0 से गुना होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर दो चर वाला कहलाएगा कैसे? फिर x को 0 बना देगा तो नहीं कहलाएगा, इसीलिए 0 नहीं बिठा सकते हैं। चलिए आगे कॉन्सेप्ट 4 कहता है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट छोटा सा है ये, x अक्ष पर कोई बिंदु x, 0 होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, x अक्ष पर कोई बिंदु x, 0 होता है। ये चैप्टर 3 में पढ़ाया जा चुका है। y अक्ष पर कोई बिंदु y, 0 होता है। चलिए ये हो गया क्लियर। अब हम आते हैं प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। आई होप कि इन 6 मिनट में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी नहीं हुआ है तो एक प्यारा सा हमें कमेंट करेंगे, सर हमें अभी भी दिक्कत है। चलिए बाकी इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप में आप जुड़े हुए तो वहाँ से ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हल। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। कुछ नहीं, ध्यान रहे, दो चर वाला रैखिक समीकरण बोला है आपसे। कितने चर वाला? दो चर वाला, तो उसमें x और y रहना जरूरी है। संकेत भी कर दिया है। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत y। चलिए हम इसी के कथन पे मान लेते हैं। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए, तो यहां मान लेते हैं, लिखेंगे हम माना नोटबुक की कीमत x रुपए, और इसी में बोला है और कलम की कीमत y रुपए, तो यहां लिखेंगे एवं कलम की कीमत y रुपए। हो गया, ये तो यहाँ संकेत कर दिया, लेकिन एक चीज आपको ये समझना है, हमने दोनों मान लेने के बाद आपको बोला है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, मतलब कलम का जितना कीमत होगा नोटबुक का कीमत उससे दोगुना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से फिर से पढ़ देते हैं एक बार। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, तो यहाँ पे नोटबुक को दो गुना कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x बराबर y। कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत दो गुनी है, तो ये रहा नोटबुक x
ये 2 गुना है और कलम की कीमत से 2 गुनी, तो 2x हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2x, ये y बराबर के उधर है तो ये बराबर के इधर आ जाएगा और यहाँ हम 0 कर सकते हैं। अब आप देखिए ये 2 चर वाला हो गया, एक ठो x आ गया, एक ठो y हो गया, तो यही हो गया हमारा आंसर। हाँ, बस इतना ही करना था, हो गया क्लियर, 2 चर वाला हो गया। चलिए अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ना कितने प्रश्न हैं, टोटल 8 प्रश्न हैं। a, b और c के मान ज्ञात करना है, तो हम बारी बारी से हल करते हैं और पहले हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन 1 है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार है। ओके, चलिए इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको व्यापक रूप में लाना होगा। यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मूल या फिर व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी कि बराबर में किसी भी हाल में 0 होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन में उधर दिया हुआ है या इधर दिया हुआ है ना। तो देखिए ये जो है बराबर के इधर यहाँ 0 नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसे पहले हमें इधर लाना होगा। तो हम इसे सजा लेते हैं व्यापक रूप में, 2x प्लस 3y। अब ये 9.35 के ऊपर बार प्लस में है तो बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में। 9.35 के ऊपर बार, अब चूंकि बराबर के इधर कुछ नहीं बचा, मतलब ये क्या हो गया, 0। अब आप देख सकते हैं ये इसी के रूप का हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ सिंपल से लिख देंगे यहाँ पर इसीलिए। अब भैया आप देख सकते हैं ये वाला, ये a, b और ये c, a, b, c, यहाँ पर a, b, c, तो यहाँ a का मान हो जाएगा, इसीलिए a बराबर 2 एंड देन b बराबर 3 एंड c बराबर माइनस 9.35, माइनस 9.35। ये हो गया पहला का आंसर। बस इतना ही करना है। अब देखिए दूसरा और इजी लगेगा आपको। दूसरा सवाल क्या है, x माइनस 5 बाय y बाय 5 माइनस 10 बराबर 0, यही ना। दूसरा सवाल यहाँ देखेंगे तो ये पहले से सेट है। अब ये ऊपर नीचे जो दिया हुआ है इसे आप ना सोचे कि ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। आपको ये चीज़ समझना होगा कि यहाँ पर अगर समीकरण के आगे कुछ नहीं रहता है तो इसके आगे, यहाँ अल्फ़ाबेट के आगे 1 रहता है, इस y के आगे भी 1 है। ओके, ऐसा समझना है। जैसे यहाँ पर तो पता चल जा रहा है x के आगे 2 है, y के आगे 3 है, लेकिन जब कुछ ना रहे तो 1 होता है सबका, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। तो यहाँ पर अब चूंकि ये व्यापक रूप में है, बराबर में 0 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a बराबर कितना, 1, क्योंकि कुछ नहीं मतलब 1। b बराबर यहाँ 1 और नीचे 5 है, और इस 1 के आगे माइनस है तो आपको माइनस को भी लेके चलना है, यानी कि हो जाएगा -1/5। और c बराबर हमें लिखना है, तो c बराबर हमें साफ साफ दिख रहा है 10 है और इसके आगे माइनस है, तो माइनस को भी लिखना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा का आंसर। आई बात समझ में? अगर आ गया है तो तीसरा आप खुद बनाइए। चलिए फिर हम चलते हैं तीसरा है -2x प्लस 3y बराबर 6। तो यहाँ हमने क्वेश्चंस को लिख लिया। यहाँ एक बात का आपको ध्यान रहे, बराबर के इधर 0 रहना चाहिए, नहीं है, पहले हमें 0 करना होगा, इस 6 को इधर लाना होगा। तो इसे हम सजा लेंगे -2x प्लस 3y, और ये जो बराबर के उधर 6 है ये इधर आ जाएगा माइनस में, और बराबर के इधर कुछ नहीं मतलब 0 बचा, तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए a बराबर क्या है ये -2, b बराबर क्या है +3, तो 3 प्लस को लिखा नहीं जाता है। उसके बाद c बराबर -6, तो यहाँ लिखेंगे c बराबर -6। ये हो गया तीसरा का आंसर। चलिए अब तो इजी हो गया ना आपके लिए। अब चौथा बनाइए। वीडियो क्या देख रहे हैं, रोकिए वीडियो को, चौथा बनाइए, फिर वीडियो को ऑन कीजिए। नंबर चलिए, आपसे नहीं बना तो कोई बात नहीं, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर इसे ना हमें किसी भी हाल में किस रूप में बदलना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में, और उसका क्या होता है रूप, ax प्लस by प्लस c। लेकिन क्या ये वाला ऐसा है क्या, नहीं है, बिल्कुल ईजी है बदलना। तो सबसे पहले x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1x, और ये जो 3y बराबर के इधर है हम बराबर के इधर ले आएंगे, तो -3y। उसके बाद प्लस में 0 कर देंगे समीकरण में, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या समीकरण में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हम कर सकते हैं। इसको पहले इधर लाएं तो ये -3y हो गया, प्लस में अपने मन से 0 बिठा दिए और बराबर में 0 कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि यह जो समीकरण है इसके रूप का लग रहा है कि नहीं, आप देखिए
खुद। तो बस ऐसे ही लगना चाहिए हर समीकरण, चाहे वो कैसा भी रहा है बुक में। तो ये ए का जगह किसने ले लिया 1 ने, बी का जगह -3 ने, और सी का जगह किसने ले लिया 0 ने। अब देर किस बात की, तो लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए ए बराबर 1, बी बराबर -3 एंड सी बराबर 0। ओके, तो ये हो गया हमारा 4th का आंसर। चलिए अब आप 5th का बनाइए। अभी सेम 4 के जैसा है, तो सबसे पहले हम इसे व्यापक रूप में बदल लेते हैं। ये माइनस का y बराबर के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा +5y। अब चूंकि यहाँ पे c की जगह पे कुछ नहीं, मतलब प्लस में हम 0 अपने मन से कर देंगे, और ये बराबर में 0, ये व्यापक रूप हो गया। हम लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए a बराबर 2, b बराबर प्लस का 5 एंड देन c बराबर 0। ये हो गया आंसर। क्लियर। चलिए छठे पे नंबर। आप वीडियो को रोक के बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे कहने पे एक बार वीडियो को रोकिए और फिर से बनाइए। रोकिए वीडियो को। चलिए रोके या नहीं रोके आपकी मर्जी। चलिए अगर आप रोक के बनाए होंगे तो ये वीडियो आपसे, ये हो सकता है सवाल आपसे ना बना होगा। चलिए हम बताते हैं आपको ये कैसे बनाना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या बोला है क्वेश्चन में, निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक स्थिति में एबीसी का मान ज्ञात। मतलब पहले ना इस रूप में दिखाई देना चाहिए आपका समीकरण। क्या ये वाला इस टाइप का दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना, सॉरी ब्लर हो गया है। इस टाइप का ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये 2 चर वाले का व्यापक रूप है, नहीं दिखाई दे रहा ना। तो पहले हमें इस समीकरण को इसके रूप में लाना होगा। कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3x का 3x रख दिए। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ax था तो यहाँ 3x आ गया, इसके बदले हम यहाँ पे प्लस देंगे। अब यहाँ पे क्या है 2, लेकिन यहाँ पे है b के साथ y, तो भैया सेकेंड नंबर पे y ना रहता है, और c थर्ड नंबर पे जो है सो ओनली संख्या रहता है। मतलब ये कि ये जो 2 है ये थर्ड नंबर वाला है। हाँ, तो सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला गायब है। आपको अपने से लाना है और समीकरण पर कोई प्रभाव भी नहीं डालना है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 0 और y कर देंगे। हाँ, उसके बाद +2 का 2 और बराबर में 0। अब आप देख सकते हैं कि ये ax प्लस बी वाई 0y प्लस सी प्लस 2 बराबर 0। अब इसके रूप का आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो 2 चर वाले समीकरण के लिए हमें 2 चर लाना होगा। हमने x ला लिया, और वो x तो था ही, हमने y ला लिया। और समीकरण पे कोई अपने से काम करेंगे और उस पर कोई दूसरा काम करे तो वही आना चाहिए जो पहले था। तो पहले यहाँ पे कितना है भैया 0, कुछ नहीं मतलब 0, इसको गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 2 को जोड़ेंगे फिर से यही समीकरण आ जाएगा। तो हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अब इतना कर लिए तो ABC का मान लिख दीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए A बराबर कितना हो जाएगा 3, B बराबर कितना हो जाएगा 0 एंड C बराबर कितना होगा प्लस का 2, और ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न है ये थोड़ा सा घुमा दिया, कुछ नहीं घुमाया है, तो देखिए आप कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो हमें ये देखना कि ये व्यापक रूप में नहीं है। व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इसके रूप में है ही नहीं, हमें सिर्फ y दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो y है ये सेकेंड नंबर वाला है, और ये जो 2 है ये थर्ड नंबर वाला है। ये हमें फर्स्ट नंबर वाला ax है ही नहीं। तो फिर से वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया। हमने ऊपर क्या किया, हमने देखा कि y नहीं है तो 0y लगा दिए। अब यहाँ पे x नहीं है तो फर्स्ट टाइम हम क्या लिख देंगे 0x। हाँ, अब y के आगे क्या है प्लस, तो हम प्लस लगा देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे 1y। क्यों? क्योंकि y के आगे 1 है और उसके आगे प्लस है, तो इसे कर दिए, और -2 का 2 और बराबर में 0 का 0। वाह सर वाह, क्वेश्चंस को बनाना कोई आपसे सीखे। अरे इसीलिए तो आपके पास आए हैं हम, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी मेरी तरह हो जाएंगे एक्सपर्ट। चलिए तो अब देखेंगे इस वाले समीकरण को इससे कंपेयर करके इसके जैसा हो गया। ax या 0x प्लस का प्लस by 1y प्लस माइनस c2 बराबर 0 0 हो गया। चलिए अब देर किस बात की, यहाँ लिख दीजिए इसीलिए a बराबर 0, b बराबर +1, c बराबर -2। यह हो गया कौन सर आंसर। क्लियर। चलिए अब लास्ट बचा एक सवाल 8वां नंबर, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पहले आप उसे बनाइए आप उसे वीडियो को रोकिए और उसे पहले बनाइए। 8 नंबर सवाल है आपका 5 बराबर 2x। चलिए पहले आप बना लिए होंगे आई होप। अब देखिए यहाँ पे ये व्यापक रूप में नहीं है, और आप जानते हैं ये जो x है ये फर्स्ट वाला पार्ट है यहाँ वाला, और ये जो 5 है ये 3 वाला पार्ट है ना, यानी कि बी वाई गायब है। तो सबसे पहले इसे हम सजा लेंगे। तो इसे हम ऐसा लिखें क्या 2x बराबर 5 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं।
इसके बाद हम क्या ऐसे लिखें 2x और -5 बराबर में 0। लेकिन देखेंगे कि ये अभी भी इसके रूप का नहीं आया है। हमें x दिख गया, y तो दिखा ही नहीं और c दिखा है, हमें y लिखना है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 0y, हाँ लिख सकते हैं। फिर -5 का 5 बराबर 0 का 0। अब देखिए भाई इस वाले समीकरण को हमने ऐसे बदल दिया और इसको जब आप हल करेंगे तो फिर से यही चीज़ मिल जाएगा पक्का 101%। अब सब चीज़ आ गया है, इसके रूप का मैच कर रहा है, तो लिख दीजिए ना ABC। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए A बराबर प्लस का 2, B बराबर 0 एंड C बराबर -5। यह हो गया हमारा 8 का आंसर। और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट हो गया मेरे भाई। अब हम चलते हैं इसी वीडियो के अंदर देख लेते हैं प्रश्नावली 4.2। 4.2 के लिए हमने जो अभी शुरुआत में अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसकी जरूरत यहाँ पे पढ़ने वाली है। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? विकल्प यानी कि हमने ऑप्शंस दे रखे हैं, 3 ऑप्शंस हैं और ये मेन क्वेश्चंस है। y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो सबसे पहले आप पता कीजिए ये जो समीकरण है ये कौन सा समीकरण है, एक चर वाला, द्विचर वाला या 3 चर वाला? पता कीजिए, सोचिए आप, तब तक मैं कॉन्सेप्ट को निकालता हूं। कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? चलिए तो कॉन्सेप्ट में पढ़े थे हम लोग कि 2 चर वाला समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें x और y हो। एक्स वाई मतलब ABCD वाला 2 ही चीज हो, y और z है ना, 2 ही चीज, एक्स जेड 2 ही चीज हो, तो 2 चर वाला समीकरण हो जाएगा। और हमने इस वाले कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट 2 में पढ़ा है कि हल के रूप में समीकरण, एक चर वाले समीकरण का एक हल होता है, केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। 2 चर वाले समीकरण का अनेक हल होता है, अनंत हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। कौन चर वाले का भैया? 2 चर वाले का। देखिए यहाँ पे ना 2 चर वाले का, तो यहाँ पर क्या है देखिए कितने चर हैं इसमें, एक तो x दिखा, सॉरी y दिखा और ये तो x दिखा, x और y है। मतलब यह जो समीकरण है ये 2 चर वाला है और 2 चर वाले समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हल में अपरिमित रूप से अनेक हल, तो लिख दिया अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है और क्यों, तो भैया हम जानते हैं कॉन्सेप्ट को भूले थोड़ी है। लिख देंगे 2 चर वाले समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ये हम लिखेंगे क्योंकि में। तो आइए हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको शो करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 चर वाले समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और ये हो गया क्योंकि का जवाब। चलिए हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 3 क्वेश्चन है, 2x प्लस वाई बराबर 7, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 और x बराबर 4y। देखिए अगर आपका समीकरण सिंपल और सरल है तो आप ना क्या करो, 0 से मानना स्टार्ट करो, ठीक है। 4 हल लिखने के लिए बोला है। आइए इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं वो हम देखते हैं। पहले हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न दूसरा का पहला। इसमें 4 हल हमें ज्ञात करने हैं। हमें बारी बारी से x का 4 बार मान मानने हैं और जैसे जैसा आप मान मानते जाएंगे x का, वैसा वैसा आपका y का मान निकलते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 4 हल के लिए आपको यहाँ पर 5 डब्बा बना लेना है। तो आइए डब्बा बनाते हैं। डब्बा कंप्लीट हो गया। हमारा हल कितने को बोले हैं यहाँ क्वेश्चंस में कि 4 हल ज्ञात करना है, डब्बा हमें 5 बनाना। वो इसलिए एक घर में x रहेगा और दूसरे घर में y रहेगा। अब ये चारों घर में x के मान और इस चारों घर में y के मान रहेंगे। आपको आगे के क्वेश्चंस करने के लिए आपको रफ की जरूरत पड़ेगी, तो हम रफ शीट ले लेते हैं यहाँ पर और आपको इस वाले समीकरण को लिख लेना है। जैसे क्या है भैया, 2x प्लस वाई बराबर में 7 है। तो चलिए
बारी बारी से अपने मन से आप कुछ मान सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको जीरो से शुरू करना है। तो सबसे पहले हम x का मान जीरो मान लेते हैं, ओके, प्लस y बराबर 7। 2 को जीरो से गुना करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस का y बराबर 7 का 7। अब जीरो और y को जोड़ेंगे तो ये y हो जाएगा और बराबर में 7। यानी कि आप देख सकते हैं कि x का मान हमने माना कितना, जीरो, और y निकला कितना, 7। तो आपको यहाँ फिल कर देना है कि x के मान जीरो मानने पे y 7 आया। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर से यही काम आपको दोहराना है यही वाले समीकरण पे। तो लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 7। अगर x का मान हम 1 मानेंगे, प्लस y का y लिखेंगे, बराबर 7 का 7 लिखेंगे। 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस y और बराबर में 7। y बराबर हम लिखेंगे 7। ये जो 2 है ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और 7 में 2 घटेगा तो 5 बचेगा। आई बात समझ में। अब आपको ये देखना है कि x का मान हमने माना कितना, 1, तो y निकला कितना, 5। तो आपको फिल कर देना है x का मान 1 मानने पे y 5 आता है। कोई दिक्कत नहीं। 2 बार यही काम आपको फिर से करने हैं इसी वाले समीकरण पे। तो हम लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 7। अगर हम x का मान 2 मान लेते हैं, प्लस y बराबर 7। 2 और 2 को मल्टीपल करवाएंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस y बराबर 7। y बराबर 7, ये जो 4 है प्लस में है, बराबर के इधर माइनस में आएगा तो y बराबर 7 माइनस 4 3 आएगा। यानी कि आपको ये देखना है कि हमने x बराबर माना कितना, 2, तो y बराबर कितना निकला, 3। तो x बराबर 2 मानने पे y 3 आता है। हो गया। चलिए अब आपको फिर से एक बार और ये काम करने हैं इसी वाले समीकरण पे। 2x प्लस वाई बराबर, लाइट चला गया भैया। चलिए हमने इमरजेंसी ऑन कर लिया है, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ओके, 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 7। अब हमें क्या मान लेंगे, 1 मान, 0 माना, 1 माना, 2 माना, अब हम 3 मान लेते हैं। यहाँ 3 प्लस वाई बराबर 7, तो ये हो जाएगा कितना, 6, 2 तिया 6, और y का y बराबर में 7। y बराबर हम लिखेंगे 7, और ये जो 6 आप देख रहे हैं प्लस में, बराबर के इधर माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यानी कि हम x माने कितना, 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, तो y निकला कितना भैया, 1। आई बात समझ में। और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। बस आपको समीकरण लिखना है, डब्बा बनाना है और 4 हल लिख देने हैं। हो गया इसका आंसर। मज़ा आया ना सॉल्व करने में। चलिए अब हम देखते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। समीकरण है हमारे पास पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। देखिए हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आंसर की में जब आप बुक के पीछे जाएंगे तो हो सकता है आंसर में आपका बदलाव आ जाए। आप जो माने हैं हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आंसर ना हो, तो ये जेन्युइन है, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बुक और कुछ मान के बना दिया होगा और आप कुछ और मान के बनाएंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो बस इस बात से आपको घबराना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि हमारा सोल्यूशन सही है या नहीं। चलिए अब हम इस चीज़ को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 डब्बा ड्रॉ कर लेंगे, जो 4 ठो एक्स और वाई के मान रहेंगे और उसमें एक्स और 1 ठो वाई के मान रहेंगे। आइए डब्बा को ड्रॉ करते हैं। डब्बा और घर कंप्लीट है हमारे पास, रफ शीट भी है हमारे पास। यहाँ पे रफ शीट में हम लिखेंगे पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। हमने आपको कहा पहले आप 0 मान लीजिए, तो यहाँ पर हम पाई को पाई रख देंगे और एक्स का मान 0 रखेंगे, प्लस y बराबर हम 9 कर देंगे। ये पाई को 0 से अगर हम मल्टीपल यानी कि गुना करवाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस y का y और बराबर 9 का 9। अब देखिए 0 और y को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, y आएगा और बराबर में 9, यानी कि y बराबर यहाँ साफ साफ दिख रहा है 9 आ गया। जब हम x बराबर 0 माने तो x 0 मानने पे y कितना आ गया, 9 आ गया। ये हमारा हो गया पहला उत्तर। अब इसी समीकरण से हम फिर से x को हम 1 मान लेते हैं, y बराबर 0, तो यहाँ पे पाई का पाई रखेंगे और x का मान 1 मानेंगे, प्लस y बराबर 0। अब ये पाई को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस y, अच्छा बराबर 9 है ना, तो 9 कर देंगे 9। अब y बराबर 9 का 9, ये जो पाई है ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि x बराबर अगर हम 1 मानते हैं तो पाई का मान हमारा 9 माइनस y का मान हमारा 9 माइनस पाई होता है। तो आपको लिख देना है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 1 माने तो y का मान 9 माइनस पाई आया, तो यहाँ आप लिख देंगे 9 माइनस पाई। क्लियर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत।
चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं, फिर से यही काम करेंगे। 0 1 अब हम 2 मान लेते हैं ना, तो कोई क्या दिक्कत, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं मानने के लिए। पाई एक्स प्लस वाई बराबर में 9, तो अगर हम पाई का पाई और यहाँ पर एक्स के जगह पे हम 2 मान लेते हैं, तो प्लस ये हो जाएगा बराबर 9 का 9। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई बराबर 9। वाई बराबर यहाँ हम 9 लिखेंगे, और ये जो 2 पाई है ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि वाई बराबर ये हो गया कितना, 9 माइनस 2 पाई। तो यहाँ हम कितना माने थे, वाई बराबर एक्स बराबर 2 मानने पे वाई बराबर 9 माइनस 2 पाई आया, तो यहाँ लिख देंगे 9 माइनस 2 पाई। हो गया क्लियर। अब देखिए कुछ थोड़ा अलग मानते हैं, हम जानते हैं अगर 3 मानेंगे तो यहाँ 9 माइनस 3 पाई आ जाएगा, इसलिए हम कुछ दूसरा कुछ मान लेते हैं, इसको काटने वाला। मान लीजिए यहाँ पे पाई और इनटू में एक्स है, तो इस एक्स के जगह पे हम मान लें इसे 9 पाई मान लें, 9 पाई ऐसे मान सकते हैं, हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हैं। प्लस का प्लस बराबर 9 का 9, ये पाई से ये पाई कट गया। अब यहाँ 9 प्लस वाई बराबर 9 है, तो वाई बराबर 9 कर देंगे, और ये जो 9 है ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 9 में 9 बचेगा, घटेगा तो 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर भाई हमने x का मान क्या माना, 9 बटा पाई, तो y का मान क्या आ गया 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9 बटा पाई मानने पे y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। आप कुछ भी मान सकते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 2 से हमें पता चल गया। आप कुछ भी मान लीजिए, बस सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा उत्तर। चलिए अब हम चलते हैं इसके लास्ट तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है x बराबर 4y, है ना। तो हमें कुछ नहीं, डब्बा तैयार कर लेना है वैसा ही जैसे दूसरे और पहले क्वेश्चन में किए हैं। अब देखिए आपको ना बस ये दिमाग रखना है कि हम क्या माने जो हमारा सरल तरीका से निकल जाए, है ना, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाना चाहिए सब कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस वाले समीकरण को लिखते हैं, x बराबर लिखा हुआ है कितना 4y। ओके, हम एक काम करते हैं, x बराबर 4 मान लेते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, बराबर में हम लिखेंगे 4y। 4 ये जो 4 है ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, और यहाँ y ऐसे कट करेंगे तो 1 बराबर में y, मतलब x बराबर हमने कितना माना 4, तो y बराबर कितना निकल गया 1। ऐसा भी आप मान सकते हैं, समझे कि नहीं। ऐसा मानना है कि हमारा समीकरण ले दे गए पूरा बराबर बराबर हो जाए और हमें मानने में सुविधा हो। चलिए अब हम कुछ और मानते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए x बराबर 4 और y है। अब हम x बराबर 8 मान लें क्या, मान लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 4y का 4y 8 का 8 बराबर, अब ये जो 4 है ये गुना में है, बराबर के इधर भागा में आ जाएगा, इधर बचेगा y। कट करेंगे इसे 2 बार में, बराबर में क्या बचेगा y, यानी कि y बराबर क्या आ गया 2, कब, जब हम x बराबर 8 माने। x बराबर 8 मानने पे y बराबर क्या आ गया भैया 2 आ गया। हो गया ना क्लियर। अब कुछ और मानते हैं, जैसे फिर से यही समीकरण लेंगे, x बराबर यहाँ पे 4 और ये क्या हो गया y। अच्छा क्या y मान सकते हैं क्या, हाँ हाँ मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, मानिए ना, कौन मना किया है। तो चलिए हम x बराबर y मान लेते हैं, सॉरी y बराबर हम 0 मान लेते हैं। x बराबर 4 का 4 और y बराबर हम 0 मानते हैं। ओके, तो x बराबर 0 को 4 से गुना करेंगे, ये 0 हो जाएगा। हाँ, अब अगर y बराबर हम 0 माने तो x बराबर क्या निकल गया 0 निकल गया। वाह क्या जादू है भाई, समझ गए कि नहीं। शर्त यह है, ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर एक बार अगर जो मान निकल गया है वो आप नहीं मान सकते हैं। जैसे y का मान एक बार 1 निकल गया है तो फिर से आप y का मान 1 नहीं मान सकते हैं, बस यही ध्यान रखना है। चलिए एक बार और हमें काम करना है, तो यहाँ पे अगर हम मान लें 16, x का मान लेते हैं 16 या 12 मान लेते हैं, तो x बराबर 4y, x का मान हम 12 मानते हैं, 12 बराबर 4 और ये y, ये जो 4 है बराबर के इधर आएगा तो ये कट जाएगा कितने बार में 3 बार में, तो y का मान कितना आ गया 3, कब, जब x बराबर 12 माने। तो x बराबर 12 मानने पे y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, और इसी के साथ हमारा मानने वाला सिलसिला खत्म हुआ। आप आंसर की में जाएंगे तो हो सकता है आंसर आपको चेंज मिले, तो हमने आपको पहले बता दिया कि बुक कुछ और मान के बनाया, आप कुछ और मान के बनाए हो, इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर आंसर हो सकता है। तो चलिए दूसरा का 3 क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न पे, जो कि बेहद आसान होने वाला है। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। बेहद ही आसान, समझिए कैसे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें बताना है कि कौन इसका हल है और कौन इसका हल नहीं है। देखिए समझिए, यहाँ पे क्या है 0,2 है, तो इस चीज को आप ना तीसरे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं सर,
देखिए 0,2 है, यानी कि ये निर्देशांक है मेरे भाई, और निर्देशांक में ये जो मान है ये x का मान है और ये जो मान है ये y का मान है। ओके, इतना तो समझते हो ना। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि इस वाले समीकरण का ये हल है या नहीं, और ये काम हमें रफ में ही करना है। चलिए तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप समीकरण को उतार लेंगे। x माइनस 2y बराबर में कितने हैं भैया, 4। ठीक है, अब हम इस पहले नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, 0,2 है, मतलब ये x का मान है और ये y का मान है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 0 बिठा देना है, और जहाँ जहाँ आपका y है वहाँ वहाँ आपको 2 बिठा देना है। तो यहाँ x है, x का मान कितना 0 माइनस 2। अब y कितने हैं 2, तो गुना में हम 2 लिख देंगे और बराबर में 4 लिख देंगे। 0 माइनस 2 दूनी ये कितने हो जाएंगे 4, बराबर में कितने हो जाएंगे 4। अब 0 में 4 घटाएंगे तो यहाँ 4 ही बचेगा और बराबर में क्या आ गया 4। अब आप देख सकते हैं कि इस वाले को हमने बिठाने पर समीकरण का दोनों भाग बराबर आ रहा है, और बराबर आएगा तो ये हल है, और बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं है। तो आप सवाल में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण के हल हैं। कौन सा वाला, पहला, तो यहाँ हम पहला लिख देंगे क्योंकि इसे ना हमने चेक कर लिया है पहले। क्या है 0,2, ये समीकरण के हल हैं। आइए इसी प्रकार से हम दूसरे को भी चेक करते हैं कि ये हल है या नहीं। तो हमारा क्या है, दूसरा सवाल है ये 2,0, और हमारा मेन समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 4। x का मान 2, y का मान 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 बिठाइए, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आप 0 बिठाइए। तो 2,0 और यहाँ इंटू 0, और यहाँ हो जाएगा कितना 4। 2 का हम 2 रखेंगे, 2 को हम 0 से गुना कराएंगे, ये 0 हो जाएगा और बराबर में 4 हो जाएगा। 2 माइनस 0 होगा तो 0 2 ही रहेगा और यहाँ 4। अब ये चीज़ देख लीजिए, इधर 2 है इधर 4 है, तो ये बराबर नहीं है, मतलब ये समीकरण के हल नहीं है। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम नीचे में समीकरण के हल नहीं है, यहाँ लिखेंगे हम। समीकरण के हल में कौन सा आता है, दूसरा, क्योंकि दूसरा हल करने पे बराबर नहीं आया, तो यहाँ आप लिख देंगे सेकंड नंबर समीकरण के हल नहीं है 2,0 वाला। अब हम देखते हैं इसी को तीसरा नंबर चेक करके कि इसका हल है या नहीं। आप खुद से भी चेक कर सकते हो क्योंकि हाँ अभी तक आप सीख गए होंगे। तो तीसरा है ये वाला, हम लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4। x का मान यहाँ पे 4 माइनस 2, और y का मान 0 लेने के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, और बराबर में 4। ये हो जाएगा 4 माइनस 2,0, 2 इंटू 0, मतलब ये हो जाएगा 0 बराबर 4। 4 में 0 घटेगा 4 बचेगा, और इधर 4 का 4 देखिए दोनों तरफ आ चुका है बराबर, मतलब ये समीकरण का हल है। तो ये समीकरण का हल वाला श्रेणी में डाल देंगे। अब ये तीसरा ही है ना, हाँ तीसरा, तो यहाँ हम लिख देंगे तीसरा वाला। कितना है तीसरा वाला, 4,0, ये भी समीकरण के हल हैं। अब हम इसी प्रकार से चौथा को भी चेक करके देखेंगे, अगर हल होगा तो इसमें डाल देंगे, अगर हल नहीं होगा तो इसमें डाल देंगे। चलिए आप इसे चेक कीजिए, थोड़ा रूट में है लेकिन डरने की बात नहीं है। समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ पे ये देखना है कि x का मान √2 है और y का मान 4√2 है। तो x के जगह पे हम क्या बिठा देंगे, √2 माइनस 2 का 2, और y के जगह पे है कितना 4√2। ओके, और बराबर में इधर कितने हैं 4। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर हम √2 का √2 लिखेंगे, माइनस का माइनस, ये 2 और 8 4 गुना हो जाएगा, तो 2 चौक 8, और यहाँ पे हो जाएंगे कितने √2, बराबर में यहाँ लिखेंगे 4। √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो ये यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे। √2 अगर कॉमन लेते हैं तो बचता है यहाँ पे 1, और इधर बचता है -8, बराबर में यहाँ पे 4। अब यहाँ 1 में यहाँ 8 चला जाएगा, -7 बचेगा। -7 को हम √2 से गुना करेंगे तो ये निकलेगा -√2, -7√2 बराबर 4। अब देखिए ये बराबर आया क्या, बराबर नहीं आया, तो हम इसको किस श्रेणी में डाल देंगे, हम डाल देंगे इस वाले श्रेणी में। समीकरण के हल नहीं है, कौन सा वाला, चौथा वाला। और चौथा वाला में क्या है, चौथा वाला में है √2, 4√2। ओके, अब एक लास्ट बच गया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बना के दिखाएं ये समीकरण के हल है या नहीं। चलिए वीडियो को रोकिए पहले और उसके बाद आप बनाने की ट्राई कीजिए। चलिए, आई होप कि आप वीडियो को रोके होंगे। अब यहाँ पे हम बना ही देते हैं इसे, x माइनस 2y बराबर 4।
अब x का मान कितना 1 लेना है, 2 का 2, y का मान भी कितना लेना है 1 लेना है, बराबर का बराबर 1 का 1 लिखेंगे, 2 को हम यहाँ 2 लिखेंगे और बराबर में 4, 1 में 2 चला जाएगा -1 और बराबर में 4। देखिए ये चीज़ बराबर नहीं है तो ये चला जाएगा समीकरण के हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं है। कौन सा? लास्ट वाला, लास्ट में क्या है 5, तो 5 नंबर में क्या है 1,1। चलिए यही हो गया हमारा आंसर और आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4th नंबर सवाल है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। पूरा इजी क्वेश्चन है, x और y का मान दे रखा है और यहाँ ये दे रखा है, तो कुछ नहीं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे समीकरण को नोट कर लेते हैं। समीकरण है 2x + 3y और बराबर में कितने हैं k है। यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले इसी में, चूंकि x बराबर कितना दिया हुआ है 2 एंड y बराबर भी दे रखा है कितना 1 हो गया। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए 2x + 3y बराबर k। x का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 का 2 और x के जगह पे हम 2 बिठा देंगे, प्लस का प्लस 3 का 3 और इंटू है यहाँ बीच में। y का मान कितना है भैया 1, तो इंटू करके 1 कर देंगे और बराबर में लिखेंगे k। 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और बराबर में k है। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा और बराबर में k है। अब इसे उल्टा के लिख देंगे k बराबर 7 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ k का मान पूछा है, हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो चलिए इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 4.1 और 4.2 क्लियर हो गया भाई साहब। चलिए इसके आगे वाला वीडियो में यानी कि नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 2। क्या? पार्ट 2 में आपको मिलेंगे MCQ, है ना। तो MCQ को जरूर देखना क्योंकि MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप सब्जेक्टिव को देख लिए हैं और MCQ नहीं देखते हैं तो ये आपके लिए पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब परीक्षा में ओनली MCQ आते हैं। तो इसके आने वाला जो वीडियो है पार्ट 2 जरूर देखना, ज़रूर से ज़रूर देखना। जिस तरह आपका 3 में प्यार रहा उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आपको 4 में भी प्यार बना रहे। चलिए कुछ और क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ जाइए और व्हाट्सएप से जुड़िए, जो हमसे पूछना है बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर्स के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।